साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक्स मंच पर आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद आज मैं इस टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज मौलिक अधिकारों से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और मौलिक अधिकारों का समापन की ओर हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 से 35। तो इस वीडियो में 32 पढ़ेंगे, उसके बाद 33, 34, 35 और बीच में 32 का भी थोड़ा विस्तार पढ़ेंगे, जो रिट वगैरह जारी करनी होती है। इस अधिकार का महत्व सबसे ज़्यादा है, पहले तो आप ये समझ लें। इस अधिकार के बिना सारे अधिकार अपूर्ण हैं, पूरे नहीं हो सकते। जब तक ये अधिकार नहीं मिला है तो उन अधिकारों का औचित्य नहीं है। और आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये शिकायत मत करना कि सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो या बहुत ज़्यादा लिखवा रहे हो। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये 32 से 35 वाला मुख्य रूप से 32 है, 33, 34, 35 बहुत बड़े नहीं हैं। 32 को पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज आप ये शिकायत ना करें, फिर आगे से थोड़ा सा देख लेंगे अपन, और जो टॉपिक आएंगे उनमें थोड़ी सी कटौती करने की जरूरत होगी तो कर देंगे। बाकी कटौती करने का ज़्यादा मेरा मानस है भी नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, आपका और मेरे बीच का सा रास्ता निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं साथियों, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो राज्य के द्वारा ही अपने नागरिकों का शोषण किया गया है। इसलिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किए गए हैं और उनकी पालना करने के लिए राज्य से ऊपर एक संस्था बना दी गई है, न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं। हम अपने प्राचीन समय में देखते हैं, राजा महाराजाओं के समय में राज्य के द्वारा ही राजा राज्य ही होता था। तो जनता का कहीं ना कहीं शोषण हुआ है और राज्य के द्वारा हुआ है, तो मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि मूल अधिकारों को केवल संविधान में लिख देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उन्हें आसानी से लागू करा सके। अधिकारों और जो ये उपचार है, इस अनुच्छेद में हम उपचार ही पढ़ेंगे। इसके ये 32, 33, 34, 35, मुख्य रूप से 32, इन अधिकारों का और उपचार का काफी निकटता से संबंध है। दोनों को न तो एक दूसरे से अलग कर सकते और न ही एक दूसरे के बिना किसी के एक दूसरे का अस्तित्व है। यदि अधिकार के साथ उपचार नहीं है तो फिर अधिकार हमारे व्यर्थ हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा या ले ही नहीं सकता। यह संविधान की आत्मा है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या है। 32 में इसका टाइटल है कि इस भाग द्वारा प्रदान अधिकारों को, जो इस भाग के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए, इस भाग का मतलब भाग 3 के द्वारा मूल अधिकारों की बात है, उनको लागू कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अर्थात अनुच्छेद 3 के संबंध में न्यायालय से न्याय पाना भी मौलिक अधिकार बनाया हुआ है। केवल इससे पहले जो अधिकार थे उनमें संबंधित अधिकारों का वर्णन किया हुआ था अलग अलग विषय के बारे में, लेकिन यहां उन अधिकारों को लागू कराना न्यायालय के माध्यम से, वो भी एक मौलिक अधिकार बना दिया है हमारा। और इस अनुच्छेद में 4 खंड हैं। 4 खंड का जो पहला खंड है वो ये कहता है कि इस भाग के द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको लागू कराने के लिए उचित कार्रवाइयों के द्वारा, यानी एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। जो पहला खंड है
वो हमें ये गारंटी देता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, ये तो इसका टाइटल हो गया, एक तो ये कि अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित कार्रवाइयों के द्वारा, यानी एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के अधिकार की हमें गारंटी मिलती है। हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सीधे उच्चतम न्यायालय में। वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना हमें यहाँ पर कि हम पहले अधीनस्थ न्यायालयों में जाएंगे, फिर हम उच्च न्यायालय पे जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे। हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का पहला खंड हमें ये गारंटी देता है। मतलब इस खंड के तहत व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित प्रक्रिया या उचित कार्यवाही द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की गारंटी दी है। याचिका यानी अभी इसमें यह नहीं है कि हमारे को इस पहले खंड में वो मिल ही गया अधिकार, हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, ये हमें गारंटी मिली हुई। यानी कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वो उचित कार्यवाही द्वारा या उचित प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। ये हमारे इस पहले खंड का एक अर्थ है इसका। जैसे मान लो कि स्पष्ट रूप से इसको साधारण अर्थों में समझे, मान लो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए किसी मामले को लेकर, अपने मौलिक अधिकारों से लेकर, या वैसे मान लो और आप जज साहब से मिले, पता चला कि जज साहब का मूड खराब है, घर से हो सकता है पत्नी से लड़के आए हो, और कोर्ट में पहुंचते ही आपकी पिटीशन उन्होंने गुस्से में एकदम उसको खारिज कर दिया। अब अगर मामला मूल अधिकार से संबंधित है तो बात अलग है, अगर मूल अधिकार से संबंधित नहीं है तो फिर वो खारिज कर दिया तो कर दिया। लेकिन अगर मूल अधिकार से संबंधित है तो उनका गुस्सा तो साथियों एक बहुत छोटी सी बात है। कोई भी ऐसा कारण हो ही नहीं सकता कि वे हमारी पिटीशन को खारिज कर दे। मतलब सुनवाई करनी ही पड़ेगी उनको। वो बात अलग है कि बाद में हमारी पिटीशन खारिज कर दे, लेकिन शुरुआत में सुनवाई जरूर करनी पड़ेगी। फिर अगर हम गलत हैं, हमने गलत तरह से दायर किया है या उसमें कोई गलती, तो वो बात अलग है। लेकिन हमें अपने मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का सीधी सीधी से गारंटी दी गई है। कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता कि वो हमें हमारे इस मौलिक अधिकार से संबंधित याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दें। उस पर सुनवाई होगी, फिर खारिज हो, वो एक अलग बात है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अब देखो, अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो अधिकारों के लिए केवल वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते थे जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। लेकिन वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था को बहुत ही उदार बना दिया है। हम देखते हैं जनहित याचिका है, स्वतः संज्ञान की प्रक्रिया है, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण देखने को मिलता है। ये सब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी ये सब इनके नाम सुन लो, नहीं आपको आता है तो ठीक है। पत्र व्यवहार है, इन प्रक्रिया के द्वारा ही इतना सरल बना दिया है न्यायिक व्यवस्था को कि न्यायालय तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। हम देखते हैं अखबार की कटिंग को सर्वोच्च न्यायालय आधार मानते हुए स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो ये बहुत बड़ी एक उदार प्रवृत्ति देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। न्यायिक और न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? इसका सामान्य से अर्थ यह कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में दखल देने लग जाए, वो न्यायिक सक्रियता है। यानी न्यायपालिका कुछ एक्टिव हो रही बहुत ज्यादा, अपने अधिकार क्षेत्र से कुछ बाहर निकल के, और जो कार्यपालिका और विधायिका का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं वो दखल दे रही है, उनको कोई निर्देश दे रही है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। या फिर संविधान की व्याख्या इस तरह से करना कि संविधान का अर्थ बदल जाए। विधायिका कार्यपालिका इस नए अर्थ के अनुसार फिर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि सरकार चल रही संविधान के अनुसार। संविधान का संरक्षक न्यायालय है,
या संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है? तो अगर संविधान की व्याख्या जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से कर देता है, तो फिर ये जो अपना विधानमंडल है, संसद है, या फिर हमारी सरकार है, कार्यपालिका है, इनको उस नई व्याख्या के अनुसार काम करना पड़ेगा। यही न्याय सक्रियता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 को इसमें एक शब्दावली का प्रयोग होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब मेनका गांधी वाद आया 1978 में, तो इस विधि की स्थापित प्रक्रिया को किस रूप में परिभाषित किया? विधि की उचित प्रक्रिया। क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित प्रक्रिया में हम अंतर पहले भी कर चुके हैं, इस पर हम अलग से पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको आप वहां जाकर भी देख सकते हो। साधारण से अर्थों में मैं बता देता हूं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब तो यह था कि संसद ने कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कानून बना दिया प्रक्रिया के तहत, संसदीय प्रक्रिया के तहत, तो उसी का फॉलो करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय को भी। जैसे कि उदाहरण भी दिया था मैंने, 10 रुपए की चोरी के लिए मान लो किसी को आजीवन कारावास की सजा दे दी, तो ये प्रावधान कर दिया, कानून बना दिया हमारी संसद ने, तो न्यायपालिका को वही कानून फॉलो करना पड़ेगा। किसी ने 10 रुपए की चोरी कर ली तो उसको आजीवन कारावास ही देना पड़ेगा, क्योंकि संसद ने विधि बना दी। लेकिन 1978 के बाद ये परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं बदली है और ये कहा है कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि की उचित प्रक्रिया है। जैसे अगर उस 10 रुपए की चोरी वाले उदाहरण में देखें तो ये विचार करना न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है, क्या 10 रुपए की चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा उचित है? लेकिन 1978 में ही ये मामला, जब इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था मेनका गांधी का, उस समय ये सारी बातें आई थी। तो इसमें विधि की उचित प्रक्रिया को, स्थापित प्रक्रिया को उचित प्रक्रिया में बदल दिया। तो ये उसकी व्याख्या ही तो है सर्वोच्च न्यायालय की, जो संविधान की शब्दावली को बदल दिया, उसका अर्थ बदल दिया, उसकी नई व्याख्या कर दी, और अब उनको उसी व्याख्या के अनुसार काम करना पड़ता है। किनको? सरकार को, हमारी संसद को। और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना भी न्यायिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति जाके जनहित याचिका दायर कर देता है। देखो साथियों, भारत की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा निर्धन है, अशिक्षित है, और इसी कारण से उनका उच्चतम न्यायालय तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और इन परिस्थितियों में यदि रिट जारी करने की प्रक्रियात्मक जो इसकी तकनीकी की कठोरता है उसका पालन किया जाता है, तो शायद समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा न्याय से वंचित रह जाएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया मूल अधिकार भी मात्र संविधान के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। और यही कारण है कि हमारे न्यायाधीशों ने अंग्रेजों की जो तकनीकी कठोरता से दूर हटकर एक साधारण पोस्ट कार्ड को भी स्वीकार किया है, समाचार पत्र की कटिंग को स्वीकार किया है, उसको आधार मानकर रिट जारी की है। ये नई संविधान में नई परंपरा को जन्म दिया है और आम आदमी तक उनके मौलिक अधिकारों को पहुंचाया है, तथा उनका उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आम आदमी के मौलिक अधिकार की रक्षा की व्यवस्था की है। अगर इस न्यायालय के द्वारा जो हमारी ये न्याय व्यवस्था है, इसको इतना लचीला नहीं बनाया गया होता, तो क्या आप बताओ एक आम आदमी अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपना केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। जहां पर ऐसे ऐसे वकील बैठे हैं जो कि एक एक सुनवाई का, एक हियरिंग का, एक तारीख का 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। नाम सुना हुआ, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल वगैरह बहुत बड़े बड़े वकील, धुरंधर वकील बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनकी फीस हम कभी नहीं दे सकते। साधारण आदमी तो वैसे ही कोर्ट में नहीं जा सकता, जहां 2-3 हजार 4 हजार में केस दर्ज हो जाता है। साधारण छोटे न्यायालयों में वकील 5-7-10 हजार रुपए की फीस में केस दायर कर देते हैं, यहां नहीं कर सकता। लेकिन इतना लचीला बना दिया इस न्यायिक व्यवस्था को कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा रहा है, नहीं जा रहा है, जानने उसको ज्ञान नहीं है। अखबार में कोई ऐसी घटना आ गई, बहुत बड़ा अहित हो गया, एक समुदाय विशेष का हनन हो गया, या किसी एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो गया,
तो उस मामले को किसी ने दर्ज भी नहीं किया न्यायालय में, लेकिन फिर भी न्यायालय उसको स्वतः संज्ञान ले लेता है, उस पर खुद उस अखबार की कटिंग को आधार मानकर केस दायर कर लेता है और फिर उस पर केस चलता है। तो आम आदमी को पता भी नहीं है कि आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय लड़ रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खुद अपनाई गई है। शुरुआत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे ये इंदिरा गांधी के शासन के बाद ये चीजें विकसित हुई है। साथियों, ये तो इसके पहले खंड की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। दूसरे खंड में कुछ रिट वगैरह जारी करने की बात की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस भाग में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको लागू कराने के लिए कोई निर्देश दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है या कोई प्रलेख जारी कर सकता है। रिट को हिंदी में प्रलेख कहते हैं। अब इन प्रलेखों में या इन रिट में कौन कौन सी रिट आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट आती है, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, परमादेश, मैंडेमस, तीसरा प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, एक ये अधिकार प्रच्छा है, क्वोरेंटो, और उसके बाद एक उत्प्रेषण है, सर्टियोररी। ये सारे लिखे हैं। इसका उच्चारण देख लेना, मुझे अटपटा सा ही लगता है, मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट पे देखा, कुछ अलग सा ही उच्चारण आ रहा था, बाकी मैं इसको सर्टियोररी कहूंगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो एक तो इसमें यह ध्यान रखना, वैसे अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है कि इनमें इनका क्रम पूछा हो कि संविधान के अनुच्छेद 32 के दूसरे खंड में इन रिट का क्या क्रम है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जब हमारे एग्जाम में आता है, बहुत बार हमसे क्रम पूछा गया, आरपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया कि न्याय का, समानता का, इनका क्रम क्या है, एकता, अखंडता, 2-4 शब्द देंगे, उनका क्रम बताओ, सही क्रम क्या है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि इनका क्रम ध्यान कर लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। यहां तक कि जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो अधिकार प्रच्छा को हम लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसका थोड़ा हम क्रम चेंज कर लेंगे। आप ये क्रम संविधान में याद कर लेना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के दूसरे खंड में क्या लिखा हुआ है, क्या क्रम है। ऐसा अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन आ सकता है। और ये जो रिट वगैरह जारी करने की है, ये शक्ति या ये हमने प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है। और इसमें जो ये पांचों, एक मिनट, इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, हो गया, अलार्म बोल गई थी। हाँ जी, ये जो पांचों रिट है, प्रलेख है, इनको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही, 32 के दूसरे खंड में ये देख लो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये 5 रिट जारी कर सकता है, कोई निर्देश दे सकता है, कोई आदेश जारी कर सकता है, या फिर ये रिट जारी कर सकता है। 5 इतना याद कर लो। इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन अलग से, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें इनको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको विशेषकर डिटेल में पढ़ने, इन्हीं के कारण हमारा ये टॉपिक लंबा हो रहा है, लेकिन इनको अच्छे से समझेंगे। तो अब इसके बाद जो तीसरा खंड है उस पर चर्चा करें। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो संसद है हमारी, वो विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित किए बिना, ये जो रिट जारी करने की शक्ति है, निर्देश देने की शक्ति है, आदेश देने की शक्ति है, किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो ये जो सारे रिट वगैरह, निर्देश, आदेश वाली जो शक्ति है, वो किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना,
अन्य न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय तो बिल्कुल नहीं है। अन्य न्यायालय का मतलब यहां पर अधीनस्थ न्यायालय से है, उच्च न्यायालय से नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं अनुच्छेद 226 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उच्च न्यायालय को तो संविधान के तहत ही रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। तो यहां पर अन्य न्यायालयों का मतलब अधीनस्थ न्यायालय है। और अधीनस्थ न्यायालय के मतलब क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जो न्यायालय हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में आते हैं। उनकी भी कई कैटेगरियां बनी हुई है, आप साधारण भाषा में इनको अधीनस्थ न्यायालय समझो। चलिए, अब बात यह है कि जब ये अधिकार दिया है संसद को, तो क्या संसद ने इस प्रकार का कोई किसी को शक्ति दी है क्या? तो इस प्रकार की संसद ने अभी तक कोई भी शक्ति किसी न्यायालय को नहीं दी है। यानी वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। किस किस को है? केवल सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, बस ये दो संस्थाओं को रिट जारी करने की शक्ति है, बाकी को नहीं। लेकिन संसद के पास ये अधिकार है कि वो ऐसा अधिकार किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है। एक तो ये बात हो गई। इसका चौथा खंड पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को रोकेंगे, उसके बाद फिर अपन अलग से उस वीडियो में उनको पढ़ेंगे, रिट वगैरह को। चौथा खंड ये कहता है कि संविधान द्वारा अन्यथा, देखो इसमें इसकी भाषा को थोड़ा सा क्लिष्ट है, वहां पर आप के समझ में नहीं आएगा, अपन साधारण भाषा में बात करते हैं। बहुत कठिन सी भाषा, हिंदी शब्द का जो ज्यादा प्रयोग की, हिंदी लैंग्वेज बहुत कठिन लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो इसमें तो ये लिखा है कि संविधान द्वारा जो अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं एक समझ से बाहर सा होता है। साधारण बहुत हिंदी का विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य का हो सकता है या अच्छी हिंदी हो तो समझ ले, मुझे खुद कठिन लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है जो संविधान में ही बताए गए हो, और किसी भी आधार पर ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो अनुच्छेद 32 है जिसको पढ़ रहे हैं हम, जो सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने की इसमें गारंटी दी गई है, उस अधिकार को भी क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि निलंबित तो किया जा सकता है, लेकिन केवल उन आधारों पर किया जाता है जो संविधान में बताए गए हैं। मतलब यह है कि जो हमारी संसद है, विधानमंडल है, या फिर हमारी जो कार्यपालिका है, वो मनमाने तरीके से व्यक्तियों के मूल अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। इसको यहां पर देने का उद्देश्य यही है कि वो अपने मनमाने तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके, इसलिए प्रावधान जोड़ा है इसमें। अब है संविधान में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जहां अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है? तो जब हम अनुच्छेद 359 पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें यह प्रावधान है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तब मूल अधिकारों को कि लागू होने की जो अधिकार है उसको थोड़ा सा निलंबित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया हुआ है। यानी अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अगर देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई है, राष्ट्रपति शासन 352 के तहत ही लगता है, ध्यान रखना, सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात। तो अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, राष्ट्रपति शासन तो 356 की बात है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, तो राष्ट्रपति न्यायालय की जो ये शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने की, इस शक्ति को निलंबित कर सकता है। ध्यान रखना 359 में प्रावधान है। ये जो अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को लागू करने की न्यायालय की जो शक्ति है, उसको निलंबित करने की शक्ति 359 में है। और उसमें यह कहा है कि राष्ट्रपति न्यायालय की इस शक्ति को निलंबित कर सकता है। तो ये 359 में है,
352, हालांकि मैं इसको स्पष्ट रूप से लिखवाऊंगा तो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि 352 में हम यहाँ राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं, 359 की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इस पूरी विशेष, इस संविधान के इस अनुच्छेद की इतनी बड़ी विशेषताओं के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि संविधान के इस अनुच्छेद के माध्यम से ही भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार लागू होते हैं। मैं आशा करता हूं इसको समझे होंगे, और यहां तक समझने में कोई बड़ी बात भी नहीं थी। इसके बाद हमारे जो टॉपिक आएंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। साथियों, लिखवाना भूल गए थे, वीडियो क्लोज कर दिया था, दोबारा से वीडियो बना रहा हूं, तो आप ये लिख लीजिए और हेडिंग डालो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 से 35, ये हेडिंग डालो। इसके बाद बोर्ड पे सिर्फ ये लिख लो, उसके बाद मैं बोलूं वही लिखना, क्योंकि मैंने कई चीजें शॉर्ट में लिख रखी हैं तो आपको शॉर्ट से समझ में भी नहीं आएगा। इसके बाद अनुच्छेद 32 की हेडिंग डालो, उसमें लिखो, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए या प्रवर्तित करने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अर्थात भाग 3 के संबंध में न्यायालय से न्याय पाना भी मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब 1 नंबर डाल के लिखो, इसमें लिखो, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित कार्यवाहियों द्वारा, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। अधिकार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, नंबर 2 डाल के लिखो, इस भाग में प्रदान किए गए मूल अधिकारों में से, इस भाग में प्रदान किए गए मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय आवश्यक निर्देश, आदेश या प्रलेख जारी कर सकता है, या रिट्स लिख सकते हो या प्रलेख लिख सकते हो, रिट इंग्लिश का शब्द है। निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, जिसके अंतर्गत या इन प्रलेखों के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, कोमा, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार प्रच्छा, क्वोरेंटो, उत्प्रेषण, सर्टियोररी शामिल है, या ये उत्प्रेषण के बाद रिट शामिल है। यहां पर इनका क्रम जरूर ध्यान रख लेना, बेशक आप लिख लो, कोई थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहो, कि ये क्रम ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, रिट जारी करने की प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। नंबर 3 लिखो, संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित किए बिना आवश्यक
निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, किसी अन्य न्यायालय का मतलब अधीनस्थ न्यायालयों से है। किसी अन्य न्यायालय का मतलब अधीनस्थ न्यायालयों से है, उच्च न्यायालयों से नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय को तो 226 के तहत मिला ही हुआ है। नेक्स्ट लिखो, संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग, या संसद ने अभी तक अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, अतः वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। नंबर 4 डालो, अनुच्छेद नंबर 4 डाल के लिखो, अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है जो संविधान में बताए गए हैं। नेक्स्ट, इसमें लिखो, संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है, संविधान में केवल अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की, अगर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय आपात के ब्रैकेट में आप लिख लो अनुच्छेद 352 के तहत, याद रहेगा। वैसे राष्ट्रीय आपात ही लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जरूर लिखना अनुच्छेद 352 के तहत, क्योंकि कहीं आप राष्ट्रीय आपात सारों को समझने लग जाओ, 352 को, 56 को, 60 को, तो यहां केवल 352 से संबंधित राष्ट्रीय आपात की बात की गई। तो अगर एक बार दोबारा से लिख लो, संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान है कि यदि या अगर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति को निलंबित कर सकता है। साथियों, एक चीज ध्यान रखना, मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, मूल अधिकारों को लागू कराने की जो न्यायपालिका की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, उसको, उस शक्ति को समाप्त किया है, उसको निलंबित कर सकते हैं। यह हो गया। नेक्स्ट लिखे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के ब्रैकेट में 32 लिखना चाहो तो लिख लेना। तो साथियों, ये आज का लेक्चर था। अब अपन अगले टॉपिक पर जाएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उसके बाद हम इन रिट्स को पढ़ेंगे, जो ये प्रलेख जारी होते हैं, 5 प्रलेख को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।